तो अब तक हम लोगों ने क्या सीखा है इसमें कि अगर बोर्ड पे ध्यान देंगे, अभी हम लोग कर रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब क्या होता है कि जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है, नहीं, जैसे मान लीजिए ये एक बाउंड्री है, जैसे मान लो ये एयर है और वाटर है, नहीं, जब लाइट मान लो किसी एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में इंटर करेगी तो उसे जिस रास्ते से जानी चाहिए ना, उससे वो थोड़ी सी डाइवर्ट हो जाती है। मतलब जैसे देखो, अगर लाइट को आप इस तरह से ऑब्लिकली फॉल करवाते हो तो लाइट को तो ऐसे चली जानी चाहिए चुपचाप बिना डेविएशन शो किए, बट लाइट इस तरह से जाती नहीं है। क्या होता है, इस लाइट का पथ भ्रष्ट हो जाता है, नहीं, मतलब ये एक्चुअल पाथ जो फॉलो करनी चाहिए थे इसे, वो एक्चुअल पाथ ना फॉलो करते हुए ये अपने एक्चुअल पाथ से थोड़ा डेविएट कर जाती है। हाँ, डेविएशन इधर भी हो सकता है, डेविएशन इधर भी हो सकता है। हम लोगों ने कल ये देखा था कि डेविएशन किधर होगा और क्यों होगा, उस पर फिर से हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे डेविएशन को लेके। फिलहाल ये समझिए कि जिधर इसे जानी चाहिए थी उधर ना जाके वो अपने एक्चुअल पाथ से डाइवर्ट कर जाती है, और इसी फिनोमेना को कहा जाता है रिफ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको कहा जाता है नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, ये जो सरफेस दिख रहा है आपको, बाउंड्री, ये बाउंड्री है, जैसे ये ऐसी बाउंड्री है जो क्या करता है, नहीं, जैसे पानी का ऊपर वाला लेयर हुआ वो एक बाउंड्री की तरह बिहेव करता है, उसके नीचे पानी, उसके ऊपर एयर, तो भी एक बाउंड्री हुआ। तो जब लाइट इसी बाउंड्री पे फॉल करती है और दूसरे मीडियम में एंटर करती है, एक्चुअल पाथ से ये इधर ना जाके कहीं और चली जाती है। ठीक है, और इस फिनोमेना को कहा जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? आपने देखा भी होगा, अगर मान लीजिए आप कांच के ग्लास या कोई भी पानी में, जैसे मान लीजिए एक रड को, एक सीधा रड को ऐसे रखोगे तो ये रड आपको सीधा नहीं, थोड़ा टेढ़ा सा दिखता है ना। अगर आप पानी में एक रड को ऑब्लिकली ऐसे रखो, आज जाके घर में रखना एक रड को, डंडे को, तो ये ऐसे दिखना चाहिए था, सीधा दिखना चाहिए था, ये सीधा ना दिख के थोड़ा सा टेढ़ा सा दिखता है। ये क्यों होता है? बेंडिंग की वजह से। बेंडिंग की वजह से ये एक्चुअल पाथ से बेंड कर जाती है। फिनोमेना कौन सी है? रिफ्रैक्शन। आज हम लोग करेंगे इसके लॉ, समझ पाए? देखो, मान लेते हैं ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। सारा एंगल जो मेजर्ड होता है वो नॉर्मल से मेजर होगा। नॉर्मल कहाँ है? देखो जरा, ये है नॉर्मल ना। नॉर्मल से ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल से ये वाला एंगल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, द एंगल बिटवीन, इस रे को कौन सी रे कहते हैं? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, और इसको हम लोग कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। क्लियर है? द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो होता क्या है, दो बातें ऑब्जर्व की गई है जिसे हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, समझो। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ये क्या है? पहला, अगर हम बात करें, ये एक प्लेन है पे, पहला लॉ इसका ये कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल आर कोप्लेनर, सारे कोप्लेनर होंगे। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ सारे एक ही प्लेन में होंगे। पहले समझिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा XY प्लेन है, बोर्ड XY प्लेन है, और हमने क्या किया, XZ प्लेन में एक मिरर रखा। ठीक है, हमने XZ प्लेन में एक मिरर रखा, तो लाइट इस मिरर पे फॉल करी,
ध्यान दो, कॉपी। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये XY प्लेन है और ये हो गया क्या आपका XZ प्लेन। तो हमने यहाँ पे मिरर रखा, लाइट XY प्लेन में फॉल करी, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होके XY प्लेन में गई और नॉर्मल भी हमने XY प्लेन में ही ड्रॉ किया। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में है ना, इस वाले प्लेन में है ना। मिरर ये प्लेन में है, मिरर दूसरे प्लेन में होगा, मिरर इसके परपेंडिकुलर प्लेन में होता है। जिस प्लेन में इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल होती है, अच्छा सॉरी रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और इसके अंदर चली जाएगी रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों क्या होंगे, एक ही प्लेन में होंगे, इसलिए इसे कोप्लेनर कह सकते हो। और रिफ्लेक्शन में क्या होता था, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता था, लेकिन इसमें इसका वैल्यू बराबर नहीं होगा। जितने एंगल से लाइट आएगी उतने एंगल से ज़रूरी नहीं कि लाइट जाए। इसके लिए लॉ बताता है दूसरा वाला कि इस एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या रिलेशन है, और इस रिलेशन को हम लोग कहते हैं स्नेल्स लॉ। ये कहता है कि सेकेंड लॉ, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant, is constant। क्या कह रहा है ये, ध्यान दो। ये कह रहा है कि साइन किसका लेना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस का, साइन किसका लेना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का। इनका जो रेशियो आता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। अब यहाँ पे कांस्टेंट के बदले हम कोई साइन यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट के लिए एक साइन यूज होता है जिसको हम लोग कहते हैं म्यू, और इसे कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी कांस्टेंट का नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो हम लोग अगला टॉपिक में करने वाले हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द रेशियो ऑफ साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू सम कांस्टेंट कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन होता क्या है, इसे लिखते कैसे, समझिए बात को। इसी को कहा जाता है स्नेल्स लॉ। समझिए, ये जो सेकेंड लॉ है, दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ, दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। इसे स्नेल्स लॉ कहा जाता है, स्नेल्स का नियम। यही जो साइन आई बाय साइन आर है, ये स्नेल्स लॉ है। इसे ओरिजिनली लिखते कैसे, ये पहले देखो। इसे लिखने का तरीका क्या है स्नेल्स लॉ का। स्नेल्स लॉ जब आप लिखोगे तो इस बात का विशेष ख्याल रखोगे क्या, कि साइन आई बाय साइन आर म्यू तो लिख रहे हैं, लेकिन आपको लिखना है म्यू टू बाय म्यू वन। इसको म्यू टू बाय म्यू वन लिखते हैं, या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू टू और वन। ऐसा क्यों लिखते हैं ये हम लोग आगे डिस्कशन में समझेंगे। दो बातें आपको खास ख्याल रखनी है, बोर्ड पे कंसंट्रेट करेंगे। दो बातें आपको खास ख्याल रखनी है। पहला कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों को प्लेनर होंगे, और दूसरा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन के साथ रेशियो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वो हमेशा कांस्टेंट आता है, और इसी कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या ऑप्टिकल डेंसिटी, जो एक टॉपिक होगा अगला हमारा। और ये वाला जो सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट है, इसे स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। क्यों, स्नेल्स साहब का दिया हुआ था ये स्टेटमेंट, इसीलिए इसे स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है। और स्नेल्स लॉ का जो ओरिजिनल फॉर्म है ये है, साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन। ये ओरिजिनल फॉर्म है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ये फॉर्म कैसे आता है, क्यों लिखते हैं इसको, हम लोग जब ऑप्टिकल डेंसिटी पढ़ेंगे वहाँ भी ये क्लियर हो जाएगा। क्लियर। अब हम लोग पहले ये समझ लेते हैं कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। इस स्टेटमेंट का मतलब समझते हैं कि साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, ये क्या कहना चाहता है। ठीक है, आ जाओ। अब पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये स्नेल साहब क्या कह गए, इसके मन में था क्या। साइन आई बाय साइन आर जो इन्होंने कांस्टेंट कहा है, आखिर ये कहना क्या चाहते हैं, आइए देखते हैं। एक काम करते हैं हम लोग, एक एक्सपेरिमेंट से इसको समझते हैं। एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोगों ने क्या किया, दो मीडियम सेलेक्ट कर लिया, कोई भी दो मीडियम, मारो उसको, मारो कोई भी दो मीडियम सेलेक्ट कर लेते हैं। देखो बाबू, कोई भी मीडियम, जैसे मीडियम 1 और ये मीडियम 2, कोई भी
ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई लाइट को इंसिडेंट करवा देते हैं किसी भी एंगल से, ऑब्लिकली फॉल कराते हैं, नॉर्मल ड्रॉ कर लिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस पता चल गया, और मान लीजिए ये लाइट रिफ्रैक्ट भी की होगी, ये वाला मान लो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1, एंगल ऑफ इंसिडेंस I1। तो स्नेल साहब ये कहते हैं कि साइन I1 बाय साइन R1 कर लो, साइन I बाय साइन R कर लो। मान लो कोई वैल्यू आया, मान लो कुछ वैल्यू आया है, मान लेते हैं ये वैल्यू आया है N1, कुछ भी, ठीक है, निकाल लिया। जैसे मान लो साइन I साइन R कुछ आया होगा, आपको ये वैल्यू गिवन है, साइन I पता होगा, साइन R भी मान लीजिए आपने एक्सपेरिमेंटली मेजर किया है, और ये इसका वैल्यू काट कूट के कुछ आया N1। अब हम लोग जैसे ये स्टूडेंट A का मान लो एक्सपेरिमेंट था, एक स्टूडेंट B है, उन्होंने भी सेम मीडियम लिया, लेकिन चेंजेज उन्होंने क्या करे, उसने जो पुराना वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस था उतना एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं लिया, वो कुछ नया एंगल ऑफ इंसिडेंस लिया। मान लो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है आपका I2, और इस वजह से कुछ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इसे प्राप्त हुआ R2। यहाँ भी स्नेल लॉ लगाते हैं। स्नेल साहब कहे गए कि आपको क्या करना है, साइन I बाय साइन R कर लीजिए, कर लिए। इस स्टूडेंट का मान लो डाटा आया, ये पुराने वाली डाटा को नहीं देखा, ये अपना डाटा निकाला, और ये डाटा मान लो आया N2 कुछ भी, ठीक। एक तीसरा बच्चा था, उन्होंने भी इसके देखे नहीं कहते देखा सिक्की में, तो देखा सिक्की में उन्होंने एक मीडियम लिया, मीडियम सेम लिया, और उस मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस उन्होंने कुछ नए लिए, I3 मान लो, और इसको भी कुछ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑब्टेन हुआ R3। इन्होंने भी स्नेल लॉ लगाया, सब लगा रहा था तो ये भी लगा दिया, और इसका वैल्यू मान लो आया N3। जब ये तीनों स्टूडेंट A B C आपस में एक दूसरे से मिला, मीटिंग हुआ, तो देखा ये कि भाई तुम्हारा आंसर बताओ, N1। अरे वाह, मेरा भी आंसर यही आया, ये बोला मेरा भी आंसर यही आया। मतलब जब तीनों डाटा को मिक्स किया गया तो एक बड़ी चीज़ें ऑब्जर्व हुई कि N1 का जो वैल्यू था वही N2 का वैल्यू था, और वही N3 का वैल्यू था। मतलब इससे ये समझ में आया कि अगर इन तीनों स्टूडेंट के अलावा अगर आप ये एक्सपेरिमेंट करो, मीडियम इन्होंने जो लिया है आप वही मीडियम लो, और किसी भी एंगल से लाइट को आप इंसिडेंट करवा दो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मेजर कर लो, और साइन I बाय साइन R का रेशियो कर लो, आपका भी आंसर यही आएगा। मतलब हुआ ना कांस्टेंट। तो मतलब होता है कि फॉर दी सेम पेयर ऑफ मीडियम, सेम पेयर ऑफ मीडियम के लिए साइन I कोई भी एंगल होगा, और उसके रिस्पेक्टिव में जो एंगल R आएगा उसके साइन का रेशियो हमेशा कांस्टेंट ही होगा। चाहे ये एक्सपेरिमेंट आप करें, हम करें, आपका दुश्मन करे, या आपका फुफेरा भाई करे, मौसेरी चाची करे। होता होगा ना, मौसेरी चाची क्या होता है पता नहीं, सॉरी। एक्सपेरिमेंट का मतलब समझ में आया, आई बात समझ में, ये समझ में आया ये क्या कहना चाह रहा है। और यही जो कांस्टेंट आता है, इसी कांस्टेंट को कहा गया एक वैल्यू, इसे कहा गया म्यू, इसे हम लोग कहते हैं म्यू, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसे कहा जाता है। ये कांस्टेंट का नाम दिया गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब इतना किए, एक और ऑब्जर्वेशन कर ही लेते हैं। एक चौथा लड़का टुकुर टुकुर देख रहा थे सबको, बोला कि तुम लोग करो जो तुम लोग को करना है, देखो हम क्या करते हैं, और आंसर उतना पुराएंगे तुम्हारा। ये कुछ ने किया, ये देखा कि इस मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी है, v1, मतलब इस मीडियम में भी तो v1 ही होगा ना, इस मीडियम में भी v1 होगा ना। लाइट की स्पीड इन्होंने पहले वाले मीडियम में मेजर कर ली, और इन्होंने लाइट की स्पीड दूसरे वाले मीडियम में इन्हें पता था या मेजर कर ली। क्या किया पता है, ये ऐसे कट्टो कट्टो खेल रहा था, और खेलते खेलते इनको एक बात और समझ में आई कि इसी तरह से अगर ये जब v1 बाय v2 किया, एक गजब का बात सामने आया, ये वही वैल्यू था। जैसे ये वैल्यू कुछ आ रहा था ना म्यू वगैरह, ये भी वही आ रहा था। आपको मिल गया इसका डेफिनेशन। स्नेल साहब तो ये कह गए, और ये तो कहा नहीं था उन्होंने, ये तो ऑब्जर्वेशन से आया। यही बनेगा इसका डेफिनेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। क्या कि अगर आपको उस कांस्टेंट का वैल्यू चाहिए अगर आपको उस कांस्टेंट का वैल्यू चाहिए तो आप कुछ मत करिए, आपको फर्स्ट मीडियम में लाइट की स्पीड पता है, नहीं तो पता करो,
सेकंड मीडियम में लाइट की स्पीड पता करो, ये वही रिजल्ट देगा जो स्नेल साहब कहे गए थे, साइन आई बाय साइन आर। नहीं, ये बिल्कुल डिट्टो वही रिजल्ट होगा। फाइनली आप ये भी कह सकते हो कि ये जो कांस्टेंट होता था, ये कांस्टेंट म्यू, इसको लिखते थे कैसे हम लोग, 2 1 या μ2 बाय μ1, और ये वैल्यू जो आता था μ2 बाय μ1, ये अभी अभी जस्ट आपके एक्सपेरिमेंट से क्या आया है, v1 बाय v2, v1 बाय v2। ये सब सारी एक ही बातें हैं। क्लियर है? छाप लो। तो मेनली हमें अभी ये समझना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, आखिर इसका क्या मतलब होता है। देख, अगला टॉपिक होगा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसी को हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी ठीक है। देखिए, ऐसे डेफिनेशन से तो ये क्लियर हुआ कि इसको फाइंड कैसे किया जाए। v1 बाय v2 इसका फॉर्मूला था। एक्चुअल में ये ऑप्टिकल डेंसिटी या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या बताता है। देखो, ये किसी भी मटेरियल मीडियम की वो प्रॉपर्टी को कहते हैं जिसकी वजह से उस मीडियम में जब लाइट इंटर करेगी ना, तो उस लाइट को कितना बैंड होना पड़ेगा। जैसे आपने किसी भी मटेरियल की एक प्रॉपर्टी रेसिस्टेंस सुना था। रेसिस्टेंस कांस्टेंट होता है, वो मटेरियल मीडियम की प्रॉपर्टी होती है कि उसमें फ्लो हो रहे करंट को वो कितना रोकेगा, रोक के रखेगा। उसी तरह से ये किसी भी मटेरियल मीडियम की उस प्रॉपर्टी को कहते हैं जिसमें जब लाइट जाएगी तो होता है कि कोई लाइट को कम बैंड कराएगा, कोई ज़्यादा बैंड कराएगा। तो ये जो बैंड करवाने वाली एबिलिटी है ना, इसी एबिलिटी को कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक्चुअल में ये क्या है, ये प्रॉपर्टी है मीडियम का और कुछ नहीं। ये इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम ड्यू टू विच लाइट बैंड due to which light band when light enter to the medium। बैंड करेगी मतलब बैंड ज़्यादा करेगी या बैंड कम करेगी, कितना अमाउंट ऑफ बेंडिंग। अमाउंट ऑफ बेंडिंग कौन डिसाइड करेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है उसमें लाइट पक्का ज़्यादा बेंड करेगी। आई बात समझ में। और ये भी हम आपको बता रखे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा का मतलब होता है मीडियम का डेंसर होना, उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होनी। और ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा का मतलब होता है कि जब लाइट उस मीडियम में इंटर करेगी ना, उसकी स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी। आई बात समझ में। ऑप्टिकल डेंसिटी या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आप ये समझ लीजिए कि जिस मीडियम में लाइट, जैसे मान लीजिए लाइट की स्पीड इन जनरल नेचुरल एयर में होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जैसे मान लो वो किसी मीडियम में इंटर करी और उसकी स्पीड 2 हो गई, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड घटी की बढ़ी, घटी। सेकेंड मीडियम इंटर होने के बाद तो सेकेंड मीडियम ने क्या किया, उसकी स्पीड को डिक्रीज कराने का काम किया ना। और इसी एबिलिटी को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसकी स्पीड को कितनी घटाएगी या उसको कितना बैंड कराएगा, ये डिसाइड करती है। क्लियर है। एक तरह से ये अमाउंट ऑफ बेंडिंग या वही डिग्री ऑफ बेंडिंग को डिसाइड कौन करेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर। कैसे इसे डिफाइन करें, तो सिंपल सा इसका डेफिनेशन जो बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने क्या देखा, आपने देखा कि जैसे मान लो ये कोई मीडियम है 1 और ये मीडियम है 2। जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो ये मान लो बैंड कर गई I/R। आपने क्या देखा, इस मीडियम में लाइट की स्पीड v1, इसमें लाइट की स्पीड v2। तो जब आपने लाइट की स्पीड का रेशियो करा तो आपको एक कांस्टेंट वैल्यू मिला और उसी कांस्टेंट वैल्यू को आपने क्या कहा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिंपल सी बात हो जाती है। हाँ, एक बात और
जब भी हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं तो उस मीडियम की बात कर रहे हैं जिस मीडियम में लाइट इंटर करने के बाद बेंड करती है। आप ये बताइए कि लाइट जो हवा में आ रही थी, हवा से जब लाइट आई तो क्या बेंडिंग हुआ? नहीं, बेंडिंग तो तब ना होता है जब वो सेकेंड मीडियम में इंटर करती है। तो हम लोग जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे वो किस मीडियम की? सेकेंड मीडियम की। सेकेंड मीडियम मतलब जिस मीडियम में लाइट इंटर करेगी, क्योंकि जब लाइट इंटर करेगी उस मीडियम में तभी तो बेंडिंग होगा ना। और जो मीडियम बेंड करवाने का काम करता है उसी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। तो बताइए अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका डिफाइन हो रहा है? पहले वाले मीडियम की, सेकेंड मीडियम का? सेकेंड मीडियम का। V1/V2 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा? सेकेंड मीडियम का। बोलोगे सर फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? बात करेंगे, एक ही बात है। फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तब डिफाइन होगा जब लाइट सेकेंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में जाएगी, तब V2/V1 करोगे, एक ही बात है। क्लियर? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम किसके रिस्पेक्ट में? पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में। लाइट पहले मीडियम से आ रही है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम is defined as the ratio of speed of light in first medium to the speed of light in second medium। मतलब ये हुआ कि जान दो, मतलब आप ये कह सकते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, नहीं, बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। बोलिए क्या डिफरेंशियल क्लियर है? इसका यही मतलब हुआ, दैट इज रिफ्रैक्ट। अब देखो इसको लिखते कैसे हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का किसी मीडियम के रिस्पेक्ट में ही डिफाइन होता है। जैसे आप बोलोगे कि सर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये हुआ कि लाइट किसी मीडियम से एयर में आ रही होगी। अब मान लो एयर से आ सकती है, वाटर के आ सकती है, तो अगर लाइट एयर से एयर में आ रही है तो फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू जो होगा जब लाइट वाटर से एयर में आएगी तो उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अलग होगा। ये समझे बात को? इसीलिए पहला वाला मीडियम, सेकेंड मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि लाइट किस मीडियम से आ रही है। इसलिए पहले वाले मीडियम का होना नेसेसरी है। क्यों? क्योंकि देखो कि लाइट पहले मीडियम से जो आ रही होगी उसके हिसाब से स्पीड बदलेगी। जैसे मान लीजिए लाइट एयर से एयर में आई, एयर में लाइट की स्पीड थी 3 × 10⁸ और वो फिर एयर में आई तो 3 × 10⁸ ही रही, मतलब स्पीड में नहीं बदलाव आया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो गया। या मान लो लाइट आ रही है आपको वाटर से, वाटर में लाइट की स्पीड कितनी है? 2 × 10⁸। जब वाटर से लाइट एयर में आई तो एयर में लाइट की स्पीड हो गई 3 × 10⁸। अब लाइट की स्पीड पहले केस में बढ़ नहीं रही थी, चेंज नहीं हो रही थी। इस केस में क्या हुआ? चेंज होके बढ़ गई, तो क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही रहेगा ना? किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा रिलेटिव होता है बाबू, परमानेंट नहीं होता है। हाँ, परमानेंट को हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट, जो अभी बताएंगे। इसमें हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो टर्म होते हैं, एक होता है रिलेटिव, एक होता है एब्सोल्यूट। आप एब्सोल्यूट को परमानेंट कह सकते हो, लेकिन एब्सोल्यूट भी किसी न किसी के रिस्पेक्ट में ही होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो बातों पर निर्भर करेगी, एक कि लाइट किस मीडियम में जा रही है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट किस मीडियम से आ रही है इस बात पे डिपेंड करेगी। इसलिए हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसी तरह से डिफाइन होगा, क्या कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसका मतलब हुआ उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में? फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में। अब ये फर्स्ट आप यहाँ 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 कहीं भी लगा सकते हो, और क्या हो गया इसका फॉर्मूला? V1/V2, V1/V2। ये हुआ एक्चुअल
न्यूमेरिकल इसका डेफिनेशन, न्यूमेरिकली आप इसे ऐसे ही डिफाइन करोगे कि ये क्या होता है, पहले मीडियम में लाइट की स्पीड का रेशियो दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड के साथ आपको क्या बताएगा, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। छाप लीजिए। देखिए सर, तो इस तरह से हमें हमारे पास दो तरह के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होंगे। देखो, अगर आप ये देखो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो तरह से आप डिफाइन कर सकते हो। एक होता है जिसको कहा जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, और एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक एब्सोल्यूट और दूसरा रिलेटिव। क्या हुआ दोनों का मतलब? देखो, दोनों का मतलब अलग अलग समझते हैं। जब लाइट, ध्यान से समझिए, जब लाइट एयर से, ध्यान देना, जब लाइट एयर से किसी भी अननोन मीडियम में, कोई भी मीडियम हो, जब लाइट पहला वाला मीडियम को अगर हम परमानेंट कर दें, जब लाइट एयर से किसी भी मीडियम में, जब लाइट एयर से किसी अनदर मीडियम में इंटर करती है, तो जो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसे कहा जाता है एब्सोल्यूट। मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर, यानी इसमें पहला वाला मीडियम परमानेंट हो गया, कौन? एयर। एयर में लाइट की स्पीड को c से डिनोट किया जाता है, पता है ना, जिसका वैल्यू परमानेंट होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इस मीडियम में लाइट की स्पीड मान लीजिए v है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो बताइए, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका? एयर की मीडियम का? मीडियम लिख दिए, विथ रिस्पेक्ट टू एयर लिख दिए। सुनो, अगर कुछ नहीं लिखा रहे, ध्यान देना बाबू, अगर कुछ नहीं लिखा रहे इसका मतलब एयर ही होता है, इसलिए कुछ नहीं लिखना है। नहीं समझे बात को? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में यहाँ पे इसके टोपी पे कुछ नहीं डालना है, कुछ नहीं डाला हुआ है ही इसका ये मतलब हुआ एयर के रिस्पेक्ट में। इसको ओरिजिनल या एब्सोल्यूट कह सकते हो आप। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या हो गया? c/v। ये होता है फॉर्मूला, आपने किताबों में भी ज़्यादातर यही फॉर्मूले देखे होंगे, c/v। c का मतलब हुआ कि लाइट पहले वाले मीडियम एयर से किसी दूसरे मीडियम में जब जाएगी ना, तब जो दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा, इसको हम लोग प्यार से एब्सोल्यूट बोलेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है? मतलब किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में? एयर के रिस्पेक्ट में क्या कहलाएगा? एब्सोल्यूट। क्लियर है? आई बात समझ में? वेरी गुड। अब रिलेटिव क्या होता है? देखो, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी मीडियम है एक्सेप्ट एयर, कोई भी मीडियम होगा, ये मान लो मीडियम कुछ भी है, मीडियम 1, और ये मीडियम किसको छोड़कर? एक्सेप्ट एयर को छोड़कर कुछ हो सकता है, पानी, वाटर, मतलब डायमंड, ग्लास, कुछ हो सकता है, बस एयर नहीं होना चाहिए। और दूसरा वाला मीडियम कुछ होगा, एयर हो, वाटर हो, ग्लास हो, डायमंड हो, केरोसिन हो, पेट्रोल हो, कुछ हो चलेगा। दूसरा वाले मीडियम के लिए कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है। पहले वाले के लिए कंडीशन क्या है? एयर को छोड़कर। अगर लाइट एयर को छोड़कर किसी भी मीडियम 1 से मान लो मीडियम 2 में इंटर करती है, मीडियम 2 में इंटर करती है, तब जो मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इसे हम लोग कहते हैं रिलेटिव। क्या कहते हैं इसे? रिलेटिव। मतलब ये हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, नहीं, एक्सेप्ट फर्स्ट मीडियम एक्सेप्ट एयर को छोड़कर, इज नोन एज रिलेटिव। अब इसको लिखते कैसे ये समझो, ये है म्यू, देखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, इसमें
टोपी पे लगाना जरूरी है, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में बोलना पड़ेगा। अगर आप नहीं बोल रहे, इसका मतलब पहला वाला मीडियम ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट एयर हो जाएगा। इसलिए आपको जो पहला वाला मीडियम है उसे डिफाइन करना पड़ेगा। ये इसका मतलब हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज नोन एज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कैसे लिखेंगे? V1 बाय V2। ये हुआ इसका फॉर्मूला, V1 बाय V2। छापिए इसे, एक सवाल से समझाएं आपको, छापो। चलिए एक सवाल से इसको समझें। जैसे मान लीजिए, सुनो बाबू, जैसे आपको ये कह दिया गया कि लाइट एयर से वाटर में जा रही है, लाइट एयर से वाटर में जा रही है। आप बताइए किस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा, एयर का कि वाटर का? वाटर का। गुड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वाटर में जो लाइट की स्पीड होती है वो होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपको याद ही रखना, ये गिवन है। तो बताइए किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा? वाटर का। किसके रिस्पेक्ट में? निकालिए कितना। उसी तरह से दूसरा सवाल भी, लाइट मान लो एयर से ग्लास में गई। एयर में लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ग्लास में होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखिए इसका क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर नहीं लिखना है, क्या होगा? C बाय V होगा। C का वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और V का वैल्यू 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 10⁸ 10⁸ कट्टो कट्टो बचा कितना? ये हो जाएगा टोटल 9/8। कितना बोलो ना, नहीं वाटर है ना, 4/3 हो जाएगा, 4/3 आएगा। ठीक है, 4/3। इसे क्या कहेंगे हम लोग? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। उसी तरह से इसका बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एब्सोल्यूट कितना? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, C में भी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये हुआ आपका 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये कट के आया आपका 3.2। एक बात आपने गौर किया, कोई यूनिट नहीं हुआ इसका। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है। कारण क्या है? इसके पास नो यूनिट नो डायमेंशन, कारण सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है ये क्या हो गया? एब्सोल्यूट। आई बात समझ में? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। कंटिन्यू हम लोग करेंगे कल, रिलेटिव पे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल फिर अगली क्लास में। धन्यवाद।